प्री मेंस इंटरव्यू, ये तीनों चरणों में आपने अपनी तैयारी कैसे करी? प्री के लिए आपने कैसे करी, मेंस के लिए आपने कैसे करी, फिर इंटरव्यू फेज में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको आपने कैसे सोल्यूशन ढूंढा? मेंस के लिए मैंने क्या किया था, जो सिलेबस के हर पॉइंट है उसके मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए थे, इंटरनेट से लेकर यूट्यूब से लेकर। और इंटरव्यू के लिए स्पेशली मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने चैट जीपीटी का बहुत सारा यूज़ किया था। तो नौकरी के साथ तैयारी को कैसे बैलेंस किया जाए? जब एग्जाम्स आ जाते थे सर तो मैं छुट्टी ले लेती थी, तो 8, 9, 10 घंटे भी निकालते थे। संडे को ज़्यादा टाइम मैं दे देती थी, या छुट्टी मिलती थी तो मैं दे देती थी। हाँ, जैसे 2024 का जो मैंने अटेम्प्ट था उसमें कुछ अलग चीज़ें मैंने की थी। पहला मैंने हिंदी पे बहुत फोकस किया था और उसमें भी पीवाईक्यूज़ की बहुत हेल्प ली थी। और बताना चाहूँगी, जब मैं टीचिंग का एग्जाम दे रही थी तो करंट अफेयर्स आते थे गौरव सर के, मैंने उसको दिया था और उससे मेरी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोक सेवा आयोग ने 2024 पीसीएस का रिजल्ट जारी किया है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे पहले मैं स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि वो लोग सिलेक्ट हुए, और ये कामना करता हूं कि वो भविष्य में समाज के विकास का माध्यम बनेंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए उनमें हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, लगभग जिनसे बातचीत हो पा रही है बातचीत कर रहे हैं, और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने किन चैलेंजेस को फेस किया और उसका कैसे समाधान ढूंढा। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इससे एक नई राह मिले, आपको इससे एक सही दिशा मिले। और इसी कड़ी में आज हम मिलने के लिए आए हैं अनामिका जी से। अनामिका जी एज एसडीएम सिलेक्ट हुई हैं, 4th रैंक है जी सर जी। 4th रैंक आई है। तो आज हम इनकी जर्नी को समझेंगे और देखेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी के दौरान जो जिन चुनौतियों को फेस किया उसका सोल्यूशन क्या ढूंढा। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है, एक रैंडम सवाल है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ ये कि प्री मेंस इंटरव्यू, ये तीनों चरणों में आपने अपनी तैयारी कैसे करी? प्री के लिए आपने कैसे करी, मेंस के लिए आपने कैसे करी, फिर इंटरव्यू फेज में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको आपने कैसे सोल्यूशन ढूंढा? सर पहले तो हर चीज़ की स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ी थी, उसके बाद वो सब करते हैं। बट मेरे लिए क्या काम किया, जब मैं प्रीलिम्स कर रही थी तो मैंने उसके लिए पीवाईक्यूज़ किए थे, बहुत सारे पीवाईक्यूज़ करे थे और उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो प्रीलिम्स के लिए ये हो गया। इसके अलावा मेंस के लिए मैंने क्या किया था, जो सिलेबस के हर पॉइंट है उसके मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए थे, इंटरनेट से लेकर यूट्यूब से लेकर। और इंटरव्यू के लिए स्पेशली मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने चैट जीपीटी का बहुत सारा यूज़ किया था, स्पेशली जो उसका वॉइस फीचर आता है तो मैंने उसका काफ़ी यूज़ किया था और मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे। देखिए, बड़ी बढ़िया बात निकल के सामने आई कि प्री के लिए पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी टॉपर से मैं मिला हूँ, इवन मैं भी कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये जताते हैं कि डिमांड क्या है किसी भी एग्जाम की, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती है। और मेंस के लिए जैसा कि अनामिका जी ने बताया कि भाई जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के टॉपिक्स के इन्होंने नोट्स बनाए थे, और बड़े क्रक्स नोट्स। आपने कहा था ना कि अभी बैक कैमरा बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि बहुत शॉर्ट में आपने नोट्स बनाए थे, और वो शॉर्ट नोट्स के जरिए इन्होंने तैयारी करी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस, कभी कभी अभ्यर्थियों को ये लगता है कि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है ना। जनरली जब शुरुआत जो लोग कर रहे होते हैं या बिगनर होते हैं उन्हें ये एहसास होता है कि मेंस का सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है, कैसे हो पाएगा। जी जी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रत्येक टॉपिक की नोट्स है ना बना लीजिए, ढंग से प्रोज एंड कॉन्स लिख लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, आप मैरिड हैं और शिक्षक भी हैं, तो मैरिड जब कोई होता है तो उस समय तैयारी के दौरान बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, सोशल चैलेंजेस आते हैं। तो आपके जीवन में क्या चैलेंजेस रहे और आपने कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढा? हाँ सर, मेरे लिए तो काफ़ी सपोर्ट था मेरे घर वालों का, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे ससुराल पक्ष का बहुत सपोर्ट था। चैलेंजेस मुझे ये लगता था कि मुझे पर्सनली लगता था कि मैं अच्छे से समय नहीं दे पा रही हूँ। अभी मेरी शादी को 3 साल हुए हैं, तो मुझे लगता था कि मैं उनके पास जा नहीं पा रही हूँ, उनसे मिल नहीं पा रही हूँ। बट इसका भी उन्होंने कहा कि तुम इसकी टेंशन मत लो, जब तुम्हारा हो जाएगा तो हमें जितना अच्छा लगेगा उतना अच्छा किसी को नहीं लगेगा। तो इस तरह का सपोर्ट रहा है मुझे। मैं बाहर रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, कभी मुझे किसी तरह बुलाया नहीं गया, काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेशनल सपोर्ट रहा। तो मेरे लिए तो ऐसा खास कोई चैलेंजेस था नहीं सर। अच्छा, जो लोग मैरिड हैं और तैयारी कर रहे हैं उनको अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए? आप कुछ ऐसा मैसेज दीजिए उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को भी फेस करना पड़ता है ढेर सारी चीजें। तो किस माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़े? माइंडसेट ये रहना चाहिए कि अगर आपका सपना है तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा और आपको ही उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। और जब तक आप अपने अंदर दृढ़ निश्चय नहीं लेते कि मैं कर सकती हूँ, तो सामने वाला भी आपको उस तरह से नहीं लेगा। तो मैं यही करना चाहूंगी कि अपने अंदर दृढ़ निश्चय बनाए रखें और एक गोल सेट करें और उसको पाने के लिए तत्पर रहें। अच्छा, एक शिक्षक होने के नाते, जैसे कि बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि आप प्राइमरी में शिक्षक जी। हैं,
तो बहुत सारी ऐसी शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं प्राइमरी में जो तैयारी कर रहे हैं, आप इस बात को समझते भी होंगे, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। तो नौकरी के साथ तैयारी को कैसे बैलेंस किया जाए? जैसे सर टीचिंग जॉब में क्या होता है, एक टाइम फिक्स होता है, 2 बजे तक या 3 बजे तक का स्कूल होता है, तो उसके बाद हम लोग अपने लिए अपना टाइम निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 8-10 घंटा डेली निकालें, मैंने 3 से 4 घंटे निकाले थे। जब एग्जाम्स आ जाते थे सर तो मैं छुट्टी ले लेती थी, तो 8, 9, 10 घंटे भी निकालते थे। संडे को ज़्यादा टाइम मैं दे देती थी या छुट्टी मिलती थी तो मैं दे देती थी। तो इस तरह सारा मैनेज करके सर मैंने प्रिपरेशन किया। ऐसे सारे जो शिक्षक हैं हमें देख रहे हैं वो इस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालना ही पड़ेगा, जी सर, है ना? बिल्कुल। बिना टाइम निकाले काम नहीं हो सकता नहीं। है ना? बहुत बढ़िया बात। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे जब कोई शिक्षक होता है तो शिक्षकों के अंदर एक एप्टीट्यूड आ जाता है। मैं भी मास्टर हूँ काफ़ी दिनों से, तो मैं भी इस बात को समझता हूँ कि एक एप्टीट्यूड आ जाता है कि किसी चीज़ को ज़्यादा एलोबरेट करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एप्टीट्यूड कहीं न कहीं मेंस के लिए नेगेटिव होता है, खासकर ऐसे मेंस के लिए जहाँ पर चीज़ें थोड़ी वर्ड लिमिट में होती हैं। जैसे 125 का सवाल है, 200 का सवाल है ना? वहाँ पर फ्लो चार्ट देना है, डेटा देना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, और ऐसे में जो आदमी शिक्षक है उसके पास ढेर सारा कंटेंट होता है, क्योंकि शिक्षकों के अंदर एक होता है ना एटीट्यूड कि हमें पूरा पढ़ लेना है, और ढेर सारा कंटेंट होता है, और फिर क्या होता है कि 200 शब्द का सवाल वो 300 शब्द में चला जाता है। ये क्या आपके साथ हुआ? हाँ सर, हुआ तो आपने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल होता था। पहले क्या होता था कि एक ही डायमेंशन को मैं कवर करती थी और पेजेस भर जाते थे। फिर मैंने देखा, टॉपर्स की कॉपी देखी, स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो देखा पॉइंट्स ज्यादा लिखने चाहिए, डिफरेंट डायमेंशन देने चाहिए। तो इसको धीरे धीरे मैनेज किया, और इसके लिए मेरे नोट्स ही ज्यादा काम है, क्योंकि जब मैं नोट्स बना रही थी तो डिफरेंट डायमेंशन को कवर कर रही थी। और इसमें ये भी होता है कि 7 मिनट में आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं, 11 मिनट में आपको लॉन्ग आंसर लिखने हैं। मैंने ये सोचा था एग्जाम में कि मैं 1 घंटे में क्या करूंगी, 9 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लूंगी चाहे जैसे, और नहीं हुआ तो मैं छोड़ के फिर लॉन्ग पे चली जाऊंगी, फिर आऊंगी। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी, तो पेपर कंप्लीट करने में, अच्छे से लिखने में मेरा हेल्प हुआ काफी। अच्छा, जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग टॉप करते हैं। तो टॉपर्स की क्या कुछ अलग स्ट्रेटजी है क्या, कि कैसे किसी की रैंक आई है कम, किसी की रैंक बढ़िया आई? तो ऐसे में ऐसी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसकी वजह से लोग टॉप 10 में आते हैं, टॉप 20 में आते हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा जी सर। कि जिसका पढ़ लेने से वेटेज ज्यादा हो जाता है, या जिसमें स्कोरिंग होता है, जो ऐसा कुछ आपने महसूस किया हो? हाँ, जैसे 2024 का जो मैंने अटेम्प्ट था उसमें कुछ अलग चीजें मैंने की थी। पहला, मैंने हिंदी पे बहुत फोकस किया था, और उसमें भी पीवाईक्यूज की बहुत हेल्प ली थी। इसके अलावा एसे पे मैंने कमांड किया था, तो मैंने एसे में काफी कोड्स इकट्ठा किए, पोएम, डायमेंशंस। मैंने यूपीएससी टॉपर्स के भी कॉपी देखे थे, उससे मुझे हेल्प मिली। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज ये थी सर कि इस बार मेरे पास नोट्स थे खुद के, हर पॉइंट के नोट्स थे, हर चीज का कंटेंट था। इससे पहले किसी भी अटेम्प्ट में सर मेरे पास नोट्स नहीं थे, खुद के नहीं थे। अच्छा। ऐसे मैं पीडीएफ देख लेती थी। तो मुझे लगता है शायद ये मेरे लिए काफी काम किया कि मेरी रैंक 4 आ गई सर, मुझे लगता है। कहने का अर्थ ये है कि आपको कहीं ना कहीं स्कोर करना होगा। जैसे कि अनामिका जी ने बताया कि उन्होंने हिंदी पर मेहनत की, निबंध पर मेहनत की, और मेरा भी ये मानना है कि अगर आप हिंदी पर मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, हिंदी को अगर आप लाइटली नहीं लेते हैं और निबंध को आप लाइटली नहीं लेते हैं, तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी स्कोर अच्छा होता है और आप रैंक में आते हैं। हिंदी आपको फेल भी करा सकती है और हिंदी आपको रैंक भी दिला सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आपका हिंदी माध्यम भी रहा है, तो हिंदी शिक्षक भी हैं आप, जी। तो ऐसे में आपका हिंदी ठीक भी रहा होगा, है ना? हाँ सर, मेरा पर जीएस का जो मीडियम था वो इंग्लिश था। हाँ। और हिंदी का वही शिक्षा विभाग में होने की वजह से हिंदी मेरी काफी अच्छी थी, मेरा इंटरेस्ट भी था, तो इसीलिए मेरी हिंदी अच्छी गई होगी। अच्छा, एक बड़ा पॉपुलर सवाल है अभ्यर्थियों का कि बुक लिस्ट, जी, है ना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन सी पढ़ी? क्योंकि मेरा ये मानना है कि ठीक है, कोचिंग, गाइडेंस, ट्यूटर, मेंटोर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि जनरली हर आदमी पढ़ सकता है भाई, हर आदमी किताबों से पढ़ सकता है, एनसीईआरटी से पढ़ सकता है, लेकिन आदमी मदद इसीलिए लेता है कि जो काम हम 4 साल में किताब पढ़ के करते हैं, मदद लेने के बाद हम उसको 1 साल में कर लेते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो आपने हमारे स्टडी आईक्यू परिवार से अगर आपको जो मदद मिली हो उसको आप ईमानदारी से बताएं, और दूसरी चीज़, हमारे अभ्यर्थियों को आप थोड़ा बुक लिस्ट सजेस्ट करें जो आपने यूज की। स्टडी आईक्यू से सर मैं एक और बताना चाहूंगी, जब मैं टीचिंग का एग्जाम दे रही थी तो करंट अफेयर्स आते थे गौरव सर के। अच्छा। मैंने उसको दिया था और उससे मेरी काफी अच्छे नंबर आए थे, तो उसमें मैंने मदद ली थी। और इधर रिसेंट में सर जो करंट अफेयर्स आते थे वो मैंने काफी देखे थे। इसके अलावा बुक लिस्ट सर वही कॉमन है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई,
हिस्ट्री के मैंने एनसीईआरटी की थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की थी। इसके अलावा सोसाइटी तो मैंने इंटरनेट से ही बनाए थे। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने मृणाल सर की क्लासेस की थी। और एथिक्स के लिए सर मैंने एक क्लास ली थी, साहिल सर की क्लास है, वो अब शायद नहीं पढ़ाते हैं, तो वो लिया था। तो इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजीज में रही थी। अच्छा, एक जनरल सा सवाल है कि तैयारी के दौरान माहौल का क्या फ़र्क पड़ता है? माहौल इन द सेंस कि आपके आस-पास के लोग कैसे हैं? वो भी अगर तैयारी में हैं कि नहीं हैं? या कहीं-कहीं ऐसा होता है कि ऐसा माहौल होता है कि तैयारी से जुड़े हुए लोग ही नहीं होते हैं। मतलब आप अकेले होते हो कि जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हो, बाकी आस-पास कोई भी ऐसा नहीं होता है जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा हो। और एक ऐसा माहौल होता है जहाँ आस-पास सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं, है ना? तो इन दोनों में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ सर, बहुत पड़ता है, माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरा तो ऐसा माहौल रहा है कि शादी के बाद भी पूरा यही माहौल था, पढ़ाई वाला। मैं जहाँ रहती हूँ, जैसे यहाँ पे आप हैं, मैं रेंट पे रहती हूँ, यहाँ पे पूरा ऊपर जो भैया लोग हैं, पढ़ाई का माहौल है, वो भी यूपीएससी तैयारी करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी तैयारी करते थे पहले से, तो उनका भी पूरा सपोर्ट था। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है, मेंटल पीस हो जाता है, तो हम अच्छा फोकस कर पाते हैं। तो माहौल का असर पड़ता है। जी सर। अच्छा, माहौल में एक चीज़ है और मैं अगर जोड़ूँ तो लोग ये कहते हैं कि अपने आप को 6 महीने बंद कर लो, कमरे में बंद कर लो, 6 महीने ना निकलो। तो मुझे लगता है ये एक तरीके का सूडो सीरियसनेस है, जिसे छद्म गंभीरता कहते हैं। जी। इससे मेंटल स्टेबिलिटी भी ठीक नहीं रहती है। तो क्या इस तरह का कोई लॉजिक काम करता है कि 6 महीने तक बंद कर लो, फिर उसके बाद 6 महीने बाद निकलो? ये सब सिर्फ मिथ है। मिथ है, इस तरह करना भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में निकाल लेंगे, इसमें टाइम लगता है। और मैं तो मुझे घूमने का बहुत शौक था, तो मैं घूमती थी हर साल, कहीं ना कहीं मैं ट्रिप करती थी जरूर। मैं फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करती थी, सब करती थी। तो इस तरह अगर रखेंगे तो मेंटल पीस बढ़ेगा, और हम जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उनके विचार भी हमें पता चलेंगे। ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल रहती है। देखिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि तैयारी के दौरान मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सूडो सीरियसनेस दिखाएँगे, छद्म गंभीरता दिखाएँगे, तो आप मेंटली स्टेबल नहीं हो पाएँगे। और ऐसे में जब आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, कूल नहीं रहेंगे, तो तैयारी अच्छे से नहीं होती है। अगर आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, तो उन्हें आप ज़रूर फ़ॉलो करिए। आपको घूमना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, ज़रूर फ़ॉलो करिए। लेकिन उसके साथ-साथ अपनी स्टडी के साथ आप कंप्रोमाइज़ मत करिए। रेलेवेंसी और कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ज़रूर एक न एक दिन चयन होता है, लेकिन छद्म गंभीरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, माइंड बहुत अनस्टेबल हो जाता है और ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, जनरली हमारे यहाँ जब बच्चे कमेंट करते हैं, हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, खैर मैं इस प्लेटफॉर्म पर पॉलिटी पढ़ाता हूँ, तो उनका ये कमेंट होता है कि सर मुझे शुरू करना है, और शुरू मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे शुरू करूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब शुरू करते हैं, तो जैसे टीचर ने कह दिया कि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं। आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो उनके मन में डेटा ही नहीं आता, शब्द ही नहीं आता। तो अगर कोई शुरू कर रहा है, तो शुरुआत कैसे दे? 2-4 महीने वो क्या करे? सर सबसे पहले तो सिलेबस उठाए कि सिलेबस में है क्या, पूछ क्या रहा है। और उसके अलावा एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए, मुझे लगता है। तो 6 से 12 की एनसीईआरटी कर सकते हैं जिनके पास अच्छा खासा समय है। वहां से करने के बाद फिर मेंस के सिलेबस पे आइए, आप मेंस के सिलेबस देखिए। और उससे इम्पोर्टेंट है कि आप पीवाईक्यूज देखिए कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया, क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। इस तरह से वो कर सकते हैं, और थोड़ा बेस बनने के बाद ही आंसर राइटिंग मुझे लगता है करनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप शुरुआत करिए, सिलेबस पहले देखिए, सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको डिमांड पता चलेगी। अच्छा, एक कभी-कभी तैयारी के दौरान जैसे लोग ये फेस करते हैं कि एक ऐसा दौर आता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना? अब नहीं हो पाएगा, और उन्हें लगता है कि बहुत डिमोटिवेशन है। तो आपके भी जीवन में हो सकता है ऐसा फेज़ आया हो, हर किसी के जीवन में ऐसा फेज़ आता है। तो आपने इससे कैसे सँभाला अपने आप को? बहुत आता है सर, हर दिन आता है, 2-3 दिन में तो आ ही जाता है। और अभी जब रिजल्ट आना था तो मुझे 1 हफ्ते पहले मैं घर पे बोल रही थी, अपने बात कर रही थी अपने हस्बैंड से कि अगर इसमें नहीं हुआ तो अब मैं छोड़ दूंगी। और मैं 25 का भी मैं सोच नहीं रही थी कि मैं इस लूँ, क्योंकि इतना था कि रिजल्ट आने वाला है, टेंशन था, पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम एकदम निश्चिंत होकर जाओ पेपर देने, जो भी रिजल्ट होगा। वैसे कह रहे थे, उनको तो कॉन्फिडेंट था कि आएगा, बट मुझे नहीं था ज्यादा। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। जब वो बात कहते थे, मोटिवेट करते थे, तो मुझे भी लगता था कि नहीं, हाँ सही कह रहे हैं, मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं एग्जाम भी देने गई, और होपफुली सबके आशीर्वाद से मेरी मतलब रैंक भी आ गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक जनरली ये होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग तैयारी करते हैं, वो चाहते तो हैं तैयारी करना,
लेकिन कभी संसाधनों का अभाव हो जाता है या कभी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि वो तैयारी कर सके। तो ऐसे में अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो तैयारी का मोटिवेशन कैसे डेवलप किया जाए? हाँ सर, यही मोटिवेशन तो यही है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अपने आसपास सब देखते ही हैं, तो अपनी स्थिति बदलने के लिए वो पहले शख्स हो सकते हैं जो इसकी बदल सकते हैं। तो खुद से तैयारी करनी चाहिए, आसपास लोगों से थोड़ा मिलना चाहिए, उनके विचार जानने चाहिए, और जब एक इंसान बदलता है तो उसका पूरा परिवार, उसका पूरा समाज बदल जाता है। तो इस सोच के साथ वो तैयारी कर सकते हैं। एक आजकल मिथ चलता है, मैं ये टॉपर से ज़रूर पूछ रहा हूँ कि कभी-कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि 17 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, है ना? मैंने 17-17 घंटे पढ़ाई की। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाक़ई में 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई होती है? हो नहीं पाएगी सर, और मेरे साथ एक और कमी रही है, बाकी बच्चे कर ले जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी कर ले जाते हैं, मैं नहीं कर पाती। सुबह उठ के मैं नहीं पढ़ पाती, मतलब मेरी 8 से साढ़े 8 बजे मैं उठती हूँ, और रात में भी मैं नहीं हूँ कि रात में पढ़ लूँ, तो ये मेरा रहा है। मैं बहुत सोती हूँ, बहुत नींद लेती हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाता है। मैं डेली 3 से 4 घंटे सर निकाल पाती थी, पर जब एग्जाम आता है तो ऑटोमेटिक वो प्रेशर होता है हमारे पास कि हम 8 से 10 घंटे कर ले जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने तैयारी शुरू की और उसके पास 2 साल का समय है, और उस 2 साल के उस समय में रोज कितने घंटे वो दे कि उसकी तैयारी बेहतर तरीके से चले और अच्छा आउटपुट आए? हाँ, जैसे अगर आप वर्किंग नहीं है या कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप 6 से 7 घंटे अगर डेली देंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप वर्किंग भी हैं तो आप 2 से 3 या 4 घंटे, आपको मिनिमम तो 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, तब आराम से 2 साल में आप उस चीज को कर पाएंगे। और जब आपको समय मिले तो थोड़ा खींचने की कोशिश करिए सब। लास्ट में खींचने की हाँ, कोशिश जब आपको करें। टाइम मिले किसी दिन कि हाँ मेरे पास है, तो उस दिन ज्यादा पढ़िए, तो मैं यही बस। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपने मॉक वगैरह दिए थे? जी सर। अच्छा, मॉक से कुछ लाभ मिला आपको? हाँ हाँ सर, मिला था। 1-2 क्वेश्चन फंस गए थे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने में बूस्ट हुआ, मुझे अच्छा लगा, और मेरे हॉबीज पे कई क्वेश्चन बने थे जो वहाँ फंसे थे, तो इस तरह। अच्छा अच्छा, जैसे आपकी शिक्षिका हैं, तो ऐसे में क्या इससे भी सवाल आए थे? हाँ सर, मेरा पूरा जो इंटरव्यू चला था 2 चीज पे चला था, कुकिंग मेरी हॉबी है, और हाँ। दूसरा मेरे जॉब पे, मतलब इसी पे पूरी बात चली थी 30 मिनट का। अच्छा, ये बात बड़ी बढ़िया आपने बताई कि इससे पहले भी मैंने एक अभ्यर्थी से बात की जो चयनित हुए हैं, तो वो पुलिस विभाग में थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा इंटरव्यू पुलिस विभाग पे चला, जी। है ना? और आप भी ये बात कह रही हैं कि मेरा पूरा। पूरा इंटरव्यू जो है इसी पर चला कि पहले हम कहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी इन्होंने बताई कि पूरा का पूरा इंटरव्यू अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या जो अपना पुराना आपका बैकग्राउंड रहा है नौकरी का, उससे संबंधित सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू वालों के लिए तो ये ख़ास बात है कि भाई अगर आप शिक्षक हैं या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए। आपको स्टडी आईक्यू की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमें समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सर। भविष्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं कि आप जाएँ और समाज में एक अच्छा माध्यम बने। बिल्कुल। कहते हैं कि प्रशासक जो होते हैं वो लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, जी। है ना? और शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए कुशल प्रशासक होने बहुत ज़रूरी है। जी सर। और इसीलिए इतना बढ़िया एग्ज़ाम कराया जाता है, इतना टफ एग्ज़ाम कराया जाता है कि योग्य लोग वहाँ पर पहुँचें। और हम लोगों की ये शुभकामनाएँ कि आपकी योग्यता समाज में जाए और समाज आपके माध्यम से आगे बढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।